So, hello everybody, this is me Deepak Sahu, second year MBBS student in AIMS New Delhi, and I secured All India Rank 5 in NEET 2021 and my score was 715 out of 720. So, जैसे कि आपको पता है कि हमारी PYQ सीरीज चल रही है and आज जिस चैप्टर को हम लेने वाले हैं that is Plant Kingdom. Yes, this chapter is very important from the NEET point of view because इसका weightage सच बताऊँ बहुत ज़्यादा है. इससे हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं. इसका अगर हम परसेंटेज तो वो 12% आता है अगर हम टोटल पेपर का बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे आते हैं एंड काफ़ी अच्छे चांसेस हैं हर साल आने की. और बहुत सिंपल सा टॉपिक है. हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन PYQ. ओके, सो हियर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगैमी. आइसोगैमी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए. आइसोगैमी का मतलब होता है जो दोनों गैमीट्स हैं वो सिमिलर इन साइज हों, सिमिलर इन साइज विथ नॉन फ्लैजेलेटेड गैमीट्स. तो आइसोगैमी और नॉन फ्लैजेलेटेड का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से? सरगैसम, एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा. तो इसका आंसर है स्पाइरोगायरा. कैसे? और ये चीज एनसीईआरटी की ही लाइनों से लिया गया है. मैं आपको बताता हूँ. एनसीईआरटी में जब आप एल्गी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे बेटा? एल्गी पढ़ोगे, तब जाके आपको यहाँ पे ये जब रिप्रोडक्शन वाला जो पैराग्राफ है उसमें आपको पता चलेगा कि जो गैमीट्स हैं वो फ्लैजेलेटेड और सिमिलर इन साइज होते हैं इन केस ऑफ यूलोथ्रिक्स. मतलब यूलोथ्रिक्स के केस में वो गैमीट्स दोनों की दोनों सिमिलर इन साइज है और फ्लैजेलेटेड भी है. लेकिन इन स्पाइरोगायरा के केस में वो नॉन फ्लैजेलेटेड है एंड नॉन फ्लैजेलेटेड है, यानी कि नॉन मोटाइल तो है, और सिमिलर इन साइज है. यानी कि वो आइसोगैमी शो करते हैं और नॉन फ्लैजेलेशन भी शो करते हैं इन केस ऑफ स्पाइरोगायरा. एंड यूलोथ्रिक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो दोनों फ्लैजेलेशन भी शो करते हैं और साइज भी शो करते हैं. ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नॉन फ्लैजेलेटेड को लेके पूछ रहा था इसलिए आंसर स्पाइरोगायरा हुआ. अगर वो फ्लैजेलेटेड को लेके पूछ रहा होता तो आंसर यूलोथ्रिक्स होता. पॉइंट टू बी नोटेड. कमिंग टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड. इनमें से क्या गलत है? स्पाइरोगायरा के मोटाइल गैमीट्स होते हैं, अभी हम बताएंगे. सरगैसम क्लोरोफिल सी होता है. बेसिडियोमाइसिटीज पफ वॉल, नॉस्टॉक वाटर ब्लूम्स. तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी स्पाइरोगायरा. क्यों? अभी हमने डिस्कस किया कि स्पाइरोगायरा के क्या होते हैं? नॉन फ्लैजेलेटेड गैमीट्स. अभी बताया भैया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि स्पाइरोगायरा में क्या होता है? नॉन फ्लैजेलेटेड गैमीट्स. इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? 1, बिकॉज स्पाइरोगायरा इज नॉन फ्लैजेलेटेड गैमीट्स. गैमीट्स उसके नॉन मोटाइल होते हैं, इसलिए पहला वाला ही स्टेटमेंट गलत हो गया. ठीक है, कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, इफ यू आर आस्क्ड टू क्लासिफाई द वेरियस एल्गी इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर यू शुड चूज? टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन अ सेल. तो हमें एल्गी को क्लासिफाई करना है, और एल्गी को हम किस बेसिस पे सबसे अच्छे तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं? टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल, नेचर ऑफ स्टोर फूड मटेरियल इन द सेल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल. सो आपको पता है कि हमने एल्गी को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड हम ऐसे क्लासिफाई करते हैं ना, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी. ठीक है, तो हमने पिगमेंट के बेसिस पे किया है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? पिगमेंट वाला. ओके, दिस वन. क्योंकि हमने एक्चुअली इसको क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी, रोडोफाइसी में किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है? उनके पिगमेंट के बेसिस पे. इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? दैट विल बी दैट. ओके, so coming to the fourth question and that is which of the following is responsible for peat formation. तो मैं आपको बताता हूँ कि पीट क्या होता है. पीट ये होता है कि एक टाइप का फ्यूल है. वो कैसे बनता है? जैसे प्लांट्स वगैरह हैं तो वैसे मिलियंस ऑफ ईयर एगो जैसे प्लांट्स वगैरह होते हैं वो नीचे ऐसे दब जाते हैं. ठीक है, उनके ऊपर लेयर बाय लेयर ऐसे जब ऐसे लैंड बनता चला जाएगा तो ऐसे कंप्रेस होके जो प्लांट होगा वो पीट बना देगा एक्चुअली. So this will be converted into peat. Peat is nothing but a form of fuel एक टाइप से. तो पीट फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है स्फैग्नम का. यस, स्फैग्नम का. एंड स्फैग्नम क्या है बच्चों? स्फैग्नम है आपका मॉस. यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट. क्या है? ब्रायोफाइट. इनमें से स्फैग्नम कौन सा है? ये दोनों आपके क्या हैं? ये दोनों आपके क्या है? लिवरवर्ट्स के मेंबर, मर्चेंटिया. एंड ये आपका फुनेरिया है एंड ये है आपका स्फैग्नम. ओके, सो इसको ध्यान रखना है. ओके, सो our next question is this, archegoniophore is present in. so इनमें से archegoniophore किस में प्रेजेंट होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम्स उनको बहुत क्लियर कट देखना. जब आप उन्हें बहुत आराम से देखोगे, उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की सोचोगे, तब जाके आप इतने अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे. एंड इसका आंसर इसी डायग्राम में छुपा हुआ है. जब आप इस डायग्राम को देखोगे सो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये मर्चेंटिया का दिया हुआ है, ये आपका फीमेल है, ये आपका मेल है,
मर्चेंटिया है एंड ये फुनेरिया है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो जो आर्किगोनियम 4 है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मर्चेंटिया। सो मर्चेंटिया में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, आर्किगोनियम 4। ओके, सो इस वजह से क्या हुआ, आर्किगोनियम 4 इज प्रेजेंट इन मर्चेंटिया इज द करेक्ट आंसर 4th। ओके, ये नीट 2011 का क्वेश्चन है गाइस, सो इसको आपको ध्यान से करना है। ओके, और ये जब आप ये पढ़ोगे मर्चेंटिया वाला केस तो इसमें भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डेफिनेटली। ओके, सो कमिंग टू द 6th क्वेश्चन दैट इज मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग इन, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं। मैं आपको बता दूं मस्टर्ड, कैस्टर, पाइनस। सो आपको पता होगा ये दोनों क्या है, एंजियोस्पर्म्स हैं, ये आपका जिम्नोस्पर्म का मेंबर है एंड ये आपका मॉस है। तो मॉस में ही क्या होता है, ये जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है मेल और फीमेल, क्योंकि स्फैग्नम क्या है, एक मॉस है यानी कि ब्रायोफाइट का मेंबर है एंड ब्रायोफाइट्स में ही क्या होता है, जो गैमेटोफाइट होता है वो डोमिनेंट स्टेज है। ठीक है, और इन सब में क्या होता है, जो डोमिनेंट स्टेज है वो क्या है, स्पोरोफाइट। क्या है, स्पोरोफाइट। ओके, सो इनमें डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट है, तो गैमेटोफाइट जो होते हैं वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, फ्री लिविंग नहीं होते और इंडिपेंडेंट भी नहीं होते। ओके, सो इसलिए स्फैग्नम में ही क्या होता है, वो फ्री लिविंग भी इंडिपेंडेंट भी है, मेल और फीमेल दोनों के दोनों। स्फैग्नम इज द करेक्ट आंसर। ओके, कमिंग टू द 7th क्वेश्चन, विच क्लासेस ऑफ एल्गी पोसेस पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन एंड पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन रिस्पेक्टिवली। सो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूकोजेंथिन क्या है एंड फाइकोएरिथ्रिन क्या है। फाइकोएरिथ्रिन वही है जिसके कारण क्या होता है, रेड कलर आता है। सो ये किस में प्रेजेंट होगा, रेड एल्गी में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे देखो रेड एल्गी किस में, इसमें और इसमें। ठीक है, एंड फ्यूकोजेंथिन किस में प्रेजेंट होता है, ब्राउन एल्गी यानी कि क्लोरोफाइसी नहीं फायोफाइसी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ओके, गॉट इट। अब देखो यहाँ पे इस टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इस टेबल से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता है और हमेशा बनता रहेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इसमें देखो क्लियर कट लिखा है कि क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए भी होता है, फायोफाइसी दैट इज ब्राउन एल्गी, उसमें क्लोरोफिल ए एंड सी होगा एंड फ्यूकोजेंथिन होगा। रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड डी होगा एंड फाइकोएरिथ्रिन होगा। तो इस टेबल से हर बार क्वेश्चन बनता है और ये आपको समझना होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ऑल टेरिडोफाइट एग्जिबिट हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न्स, seed bearing plant follow haplontic pattern, most algae genera are diplontic, so which of the following statement is true। इनमें से क्या सही है। ठीक है, तो most bryophyte do not have haplodiplomatic life cycle। अगर हम बात करें, अगर हम इनमें से सबसे गलत चुनना हो तो वो ये देखो ऐसा है, मोस्ट एल्गी जेनरा डिप्लॉन्टिक, भी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पता है ज़्यादातर जो एल्गी होते हैं वो क्या होते हैं, वो हैप्लॉइड ही होते हैं, मतलब उनमें एन कन्फिगरेशन होता है। क्या होता है, एन कन्फिगरेशन। जब उनका जाइगोट बनता है तभी वो क्या हो जाते हैं, डिप्लॉन्टिक। सिर्फ उसी केस में क्या हो जाते हैं, वो डिप्लॉन्टिक हो जाते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ज़्यादातर एल्गी जो होती है वो हैप्लॉन्टिक होती है, ना कि डिप्लॉन्टिक। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब इसको देखो, सीड बेयरिंग प्लांट फॉलो हैप्लॉन्टिक पैटर्न, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, मेनली स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट होता है, यानी कि वो तो 2n होते हैं, दैट इज डिप्लॉन्टिक ना कि हैप्लॉन्टिक। तो ये भी गलत हो गया। अब देखो डी वाले को देखो, मोस्ट ब्रायोफाइट डू नॉट हैव हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ज़्यादातर जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें ये वाली लाइफ साइकिल होती है, यानी कि वो मेन ऑर्गन हैप्लॉन्टिक है, बाकी वो डिप्लॉन्टिक है। क्योंकि हैप्लॉन्टिक कौन होता है, उनका गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट ही तो इंडिपेंडेंट है, अभी बताया था। एंड डिप्लॉन्टिक क्या होते हैं, उनके स्पोरोफाइट। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मोस्ट ब्रायोफाइट, तो ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। अब इसको देखो, ऑल टेरिडोफाइट एग्जिबिट हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न, दिस इज करेक्ट, यस दिस इज वेरी करेक्ट, बिकॉज उनका क्या होता है, हैप्लॉन्टिक, यानी कि गैमेटोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट है, तो हैप्लॉन्टिक सही है एंड डिप्लॉन्टिक दिस। तो ए ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट। ओके, और ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको, जो आप ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एनसीईआरटी में पढ़ोगे तब जाके आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। इसलिए एनसीईआरटी का हर पैराग्राफ पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो आई गेस दिख रहा होगा, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा इज, इनमें से कौन सा एल्गा कॉलोनियल है, यानी कि कॉलोनी में रहता है, अकेले अकेले नहीं रहता, साथ में रहता है। तो आपने एक बहुत पॉपुलर सा पिक्चर देखा होगा बॉलबॉक्स का, बॉलबॉक्स की कॉलोनीज बहुत पॉपुलर है, आपने ज़रूर देखा होगा, आई एम श्योर। मेरे पास है नहीं, बट कोई बात नहीं, इसमें एनसीईआरटी में देखो लिखा है कि जो कॉलोनियल फॉर्म्स हैं वो है बॉलबॉक्स। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी ऐसे ग्रुप्स में रहते हैं, और एक बड़ी कॉलोनी होती है, और फिर उसके अंदर ऐसी डॉटर कॉलोनीज होती हैं। तो ओके, इस तरीके से आपने ज़रूर देखा होगा डायग्राम्स में। ओके, सो
एक एल्गा वेरी रिच इन प्रोटीन इज क्लोरेला। ओके, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखो कोलेरा यूनिसेलुलर रिच इन प्रोटीन, देखो लिखा हुआ है, बहुत सब कुछ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बस जरूरत है याद करने की। ओके, नाउ कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बोला था इस से हमेशा क्वेश्चन आएगा, एंड सच बताऊं वो आएगा ही आएगा। मैनिटोल इज अ स्टोर्ड फूड इनमें से किसका स्टोर्ड फूड है मैनिटोल? क्या वो पोरफायरा का है, क्या वो ग्लिसरेरी का है, क्या फ्यूकस का है, क्या चारा का है? अब आप बताओ, जल्दी से सोच के बताने का है, ठीक है। स्टोर्ड फूड की बात हो रही है, स्टोर्ड फूड यानी कि इस वाले सेक्शन को ध्यान से देखो। ओके, तो स्टोर्ड फूड में क्या होता है? क्लोरोफाइसी का स्टोर्ड फूड क्या है? स्टार्च। फायरोफाइसी का क्या है? मैनिटोल लैमिनेरिड। फरोडोफाइसी का क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या पूछा है? मैनिटोल। यानी कि किसकी बात हो रही है? फायरोफाइसी। इनमें से फायरोफाइसी का मेंबर कौन सा है? क्या पोरफायरा है? गलत। ग्लिसरेरी है? गलत। क्या फ्यूकस है? सही। क्या चारा है? गलत। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? फ्यूकस। ओके, नो अ प्लांट हैविंग सीड बट लैकिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट। एक ऐसा प्लांट जिसमें सीड तो है। अब आपको पता है सिर्फ दो ही प्लांट में सीड होती है, या तो वो जिम्नोस्पर्म होता है या तो एंजियोस्पर्म होता है, लेकिन उसमें फ्लावर एंड फ्रूट नहीं है, और फ्लावर एंड फ्रूट एंजियोस्पर्म से होते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जिम्नोस्पर्म्स की बात हो रही है। दिस इज क्वाइट इजी। इसमें तो एनसीईआरटी में पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, जाके पढ़ो ना, इतना प्यारा पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो ये जिम्नोस्पर्म्स ही है, क्योंकि मैंने बताया ना सिर्फ दो ही होते हैं जिनके पास सीड्स होती है, एक तो जिम्नोस्पर्म, दूसरे एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के पास होते हैं फ्लावर्स एंड फ्रूट, जिम्नोस्पर्म्स के पास फ्लावर एंड फ्रूट नहीं होते हैं। ओके, सो वो अलग है। ओके, coming to the next question, in bryophyte and pteridophyte transport of male gamete requires। तो bryophyte and pteridophyte जो होते हैं वो water पे डिपेंडेंट होते हैं एक्चुअली, तो इसका सही आंसर होगा वाटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में जब देखोगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन इन बोथ केसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ coming to the next question, cycas contain two cotyledon but does not include in angiosperm because of, this is very important। cycas क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है। क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है। तो इनका कहना है कि इसके पास दो कॉटिलेडन भी थे, डाइकॉट में डाल सकते थे, लेकिन फिर भी नहीं डाला, क्योंकि ये मेन डिफरेंस नहीं है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स के बीच का, मेन डिफरेंस है कवरिंग का, ओव्यूल्स का। यस, seems like monocot, सर्सिनेट पेरियड, नहीं, दिस इज नॉट द मेन पॉइंट इज इनका जो ओव्यूल होता है जिम्नोस्पर्म में वो होता है नेकेड, लेकिन वही चीज एंजियोस्पर्म्स में क्या हो जाती है? कवर्ड। तभी तो हम उसे फ्रूट बोल देते हैं। अगर इसका ओव्यूल कवर्ड होता तो ये फ्रूट हो जाता, और फ्रूट हो जाता तब जाके एंजियोस्पर्म में होता, लेकिन इसका क्या है? ओव्यूल नेकेड है। तो ओव्यूल नेकेड है, इसलिए इसी रीजन की वजह से ये किस कैटेगरी में है? ये जिम्नोस्पर्म्स की कैटेगरी में है। ओके, सो ये चीज़ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि साइकस क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों है। ओके, सो कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज सिनगैमी कैन ऑकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन। सिनगैमी मतलब क्या होता है? दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन। इन सिंपल टर्म्स में आप कह सकते हो कि इसका मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कैन ऑकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन मॉसेस, एल्गी, फर्न एंड फंजाई। आपको पता है कि एल्गी क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड होते हैं, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता, वो पानी के अंदर है, वो अपने गैमीट्स वाटर में ही छोड़ देते हैं, फिर वो वाटर में ही फर्टिलाइज कर जाते हैं। सो सिनगैमी ऑकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन केस ऑफ एल्गी। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? एल्गी। यस, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे देखो लिखा भी होगा, जब आप एल्गी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एल्गी में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? बाहर ही होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? जो लैंड पे भी रह लें, पानी पे भी रह लें। ओके, सो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस, एल्गी पूरी तरीके से पानी में रहती हैं, टेरिडोफाइट्स लैंड पे ही रहते हैं, ब्रायोफाइट्स दोनों जगह रहते हैं, जिम्नोस्पर्म ओनली लैंड पे रहते हैं। इसलिए एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं? ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, बहुत बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इसलिए आपको उसको याद कर लेना चाहिए, फिर से आ सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, सो यहाँ पे देखो सिंपल भाषा में लिखा है एम्फीबियंस, जब आप वो पढ़ोगे ब्रायोफाइट्स तब आपको लिख जाएगा कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज प्लांट कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इनको दोनों की जरूरत है, क्योंकि रहते तो सॉइल में है लेकिन डिपेंडेंट पानी पर भी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम बायोफाइट्स इन प्रोसेसिंग। तो टेरिडोफाइट किस तरीके से ब्रायोफाइट से अलग है?
इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होने की वजह से, वो तो ब्रायोफाइट में भी है। डेवलप वैस्कुलर सिस्टम, इतना डेवलप तो नहीं है। आर्किगोनिया, वो तो ब्रायोफाइट में। फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोइड्स, वो तो ब्रायोफाइट्स में। तो बताओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में जो एक्चुअल डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है वैस्कुलर सिस्टम का। यस, टेरिडोफाइट में पहली बार वैस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ, क्योंकि पहले तो क्या था, ब्रायोफाइट्स की इतनी सिंप्लीफाइड बॉडी है और सारी चीज़ इतनी मॉइस्ट हैं कि सब कुछ अपने आप ही डिफ्यूजन के थ्रू ऐसे चला जा रहा है। ओके, बट टेरिडोफाइट में पहली बार फर्स्ट टेरिशियल प्लांट टू पोसेस वैस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम, यहाँ पे डेवलप हुआ। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही इनको क्या करती है, अलग करती है ब्रायोफाइट से। इसका सही आंसर क्या हुआ है, एक डेवलप वैस्कुलर सिस्टम। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, सो ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, examine the figure A, B, C, D in which one of the option all the item A, B, C, D are corrected. Okay, so सबसे पहले बताओ A क्या है। हम ये पहले भी देख चुके हैं कि A क्या है। A क्या है, A है सिलेजिनेला। B क्या है, B ध्यान से देखो, ये है एक्यूसिटम। ओके, C क्या है, C है सेल्विनिया। D क्या है, D है गिंको। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, C ऑप्शन। तो वही है, एनसीईआरटी में जितने डायग्राम्स हैं, उन डायग्राम में जितनी भी लेवलिंग लिखी हुई है, उस डायग्राम से जितनी भी इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। अगेन हर बार बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये क्या है, सिलेजिनेला, एक्यूसिटम, सेल्विनिया, एंड ये आपका फर्न है जो बहुत कॉमन है, ऑफिस वगैरह में लगा रहता है। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग इन, हम ये पहले भी कर चुके हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, स्फैग्नम, बिकॉज स्फैग्नम इज अ मॉस। मॉस में ही क्या होता है, दोनों इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग होते हैं। ओके, नाउ स्ट्रोवली कोन्स आर फाउंड इन, स्ट्रोवली कोन्स ओके आर फाउंड इन, किस में पाए जाते हैं, स्ट्रोवली कोन्स स्लेजिनेला और इक्विसिटम पाए जाते हैं। सो मैं आपको बता दूं कि इसमें स्लेजिनेला तो नहीं है, तो इक्विसिटम है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। यस, दिस इज बहुत रिसेंट, नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, बस ज़रूरत है फोकस की। यस, एनसीईआरटी की हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर लाइन एक क्वेश्चन है, इसलिए आपको सही तरीके से फोकस करने की जरूरत है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइनस डिफर फ्रॉम मैंगो इन हैविंग। पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म, मैंगो क्या है, एंजियोस्पर्म, इनमें डिफरेंस क्या है, ट्री हैबिट, ग्रीन लीव्स, ओव्यूल्स नॉट एनक्लोज्ड इन ओवरी, वुड। आपको पता है कि पाइनस और मैंगो यानी कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है, ओव्यूल्स के कवर्ड और ना कवर्ड होने का। ओव्यूल्स नॉट एनक्लोज्ड इन ओवरी इन केस ऑफ पाइनस, एंड यही सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। सो ध्यान से। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन, थैलॉइड आपको पता होता है थैलस लाइक, थैलस लाइक समझते हैं, ठीक है। थैलस यानी कि होता है पुअरली डिफरेंशिएटेड, मतलब आप उसमें ये नहीं बता सकते कि इसमें रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीफ क्या है, तो सब कुछ बहुत पुअरली डिफरेंशिएटेड होता है। तो प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन, इनमें से किसकी बॉडी थैलॉइड होती है, स्फैग्नम, सेल्विनिया, मर्चेंट या फुनेरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, तो इसका सही आंसर होगा मर्चेंटिया। यस, क्यों, मैं आपको बताता हूं। जब आप लिवर वॉर्ट्स पढ़ोगे, सो लिवर वॉर्ट्स जो होते हैं, देखो ब्रायोफाइट्स में दो ग्रुप आते हैं, लिवर वॉर्ट्स और मॉसिस। मॉसिस जो होती हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, लिवर वॉर्ट कम डेवलप होते हैं। लिवर वॉर्ट की बॉडी कैसी होती है, थैलॉइड होती है, और लिवर वॉर्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, मर्चेंटिया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी। इसका आंसर क्या होगा, सी। ओके, समझ में आया। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लोरोफाइसी द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, क्लोरोफाइसी में मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, आइसोगेमी, ऊगेमी, एनाइसोगेमी, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर अगर आप ढूंढने बैठोगे ना, तो मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफाइसी में सारे टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, चाहे वो आइसोगेमस हो, एनाइसोगेमस हो, ऊगेमस हो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ओके, तो ऐसा नहीं समझना है कि क्लोरोफाइसी में सिर्फ आइसोगेमस होता है, नहीं। सो दिस वाज द वेरी लास्ट क्वेश्चन, ये दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास, एंड आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड सही बताओ, आपको इन सब से जो रिवाइज हो सकता है, इन सारी चीज़ों से जो आपको क्वेश्चन और जो कॉन्सेप्ट्स आपको मिल रहे हैं कि आपको किस तरीके से डायग्राम को पढ़ना है, किस तरीके से एनसीईआरटी की हर लाइन एक अपने आप में क्वेश्चन के फॉर्म में आती है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एंड आई होप सो आपको इस सीरीज़ में मज़ा आ रहा होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे अगली सीरीज़ पे। जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्टे मोटिवेटेड, थैंक यू सो मच।